Welcome to OMU Mentors. So, in this session, we are going to discuss the articles which are important for UPSC preparation. The session will be in the mix of both the languages, in Hindi as well as in the English, which is going to cater the demands of the both the Hindi speakers and the non-Hindi speakers. इस हफ्ते में 12 अगस्त से 16 अगस्त तक हिंदू न्यूज़पेपर में जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है आई एम गोइंग टू टेल अबाउट इट. द मेन पर्पस ऑफ दिस सेशन इज दैट टू सिंप्लीफाई योर यूपीएससी जर्नी एंड रिलेटिंग दी जो भी करंट अफेयर्स हम हिंदू में आ रहे हैं उस करंट अफेयर्स को हम प्रीवियस क्यू से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से और फ्यूचर में आने वाले मेंस या यानी प्रीलिम्स में what we can expect the questions also I'm going to share it. So here I'm going to use two languages, the mix of one is the Hindi and the English. So let's begin this session. पहला आर्टिकल है कि the nomination to JNK assembly outside the realm of the elected government says center. JNK असेंबली में जो नॉमिनेशन होने वाले हैं वो तो इलेक्टेड गवर्नमेंट से भी आउटसाइड है कि ये सेंटर गवर्नमेंट बोल रहे हैं. So let us see the context of this article. The Union Home Ministry told that the Jammu and Kashmir High Court that if you, I mean, sorry. Actually, the Union Home Ministry has filed an affidavit on the July 24, 2025, stating that the nomination are the outside the realm of the elected business. And this power was inserted in via the amendment to the JNK Reorganization Act 2023. रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक एफिडेविट फाइल किया इस नॉमिनेशन के लिए. वो एफिडेविट में मेंशन किया कि जो भी ये नॉमिनेशन का पावर है वो तो जेएनके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2023 जो अमेंडमेंट एक्ट है उसमें ये पावर है बोल रहे थे सेंटर ने. और द lieutenant governor can nominate 5 members to the JNK legislative assembly. जो एलजी हो है लेफ्टिनेंट गवर्नर हम एलजी बोलते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए. वो गवर्नर एलजी ने 5 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं जेएनके लेजिस्लेटिव असेंबली को. एंड दिस नॉमिनेशन कैन बी मेड विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है कि द प्रेसिडेंट और द गवर्नर एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट. एक आर्टिकल है. I don't know that article number. In the next session, I'll try to mention about it in the coming days. So उस आर्टिकल में गए प्रेसिडेंट यानी गवर्नर जो एक्शन है वो तो एड एंड एडवाइस गवर्नमेंट के लेकर वो एक्शन करेगा. बट इधर क्या हो रहा है कि नॉमिनेशन जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट का एड एंड एडवाइस में नहीं होने वाले की बोल रहे हैं क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, स्टेट नहीं है. सो स्टेट वर्सेस स्टेट में जो गवर्नर्स होता है और यूनियन टेरिटरीज में एलजी नाम बोल के लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट के पावर्स जो होते हैं वो तो कंप्लीटली डिफरेंट है. ये इन दिस कॉन्टेक्स्ट दे आर सेइंग दैट दी इट इज मेंशन जो हमने देखा है कि पावर जो है और जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2029 में मेंशन किया वो भी अमेंडमेंट में ये पावर तो मेंशन किया वो बोल रहे था. So the details of the nomination. Let's look into the details of the nomination. The power to nominated was mentioned in the JNK Reorganization Act 2018. ये मैंने भी बोला अभी भी बोला क्योंकि रिपीटेशन करने से क्या हो रहा है कि मैं जो बात बोल रहा हूँ आपका कॉन्शियस माइंड भी नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगा. इसी कारण से मैं क्या कर रहा हूँ कि एक बार नहीं 2 बार भी बोलने के लिए ट्राई कर रहा हूँ सो दैट इट गेट्स
ingrained in your subconscious mind. So whenever you try to study, you'll get that information back. So in this, the who they will say, we have seen that the details of the power of the nomination was mentioned in the JNK Reorganization Act. But who are eligible for the nomination? So in this act, they also mentioned that key two people from the Kashmir migrant and one from the women and one from the Pakistan occupied Jammu and Kashmir. और जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी और एक प्रोविजन भी बोला था कि नॉमिनेशन ऑफ टू वुमेन टू द असेंबली, इधर एक ही बोला बट आपने मुझको पूछ सकते हैं सर ये दो कहाँ आ गया. They stated that in the opinion of the LG, where the women are not adequately represented in the assembly. यानी असेंबली में जो वुमेन्स प्रेजेंस तो उधर कम है, तो तब क्या करेंगी उधर उस समय में देर विल बी मोर देन वन वुमेन इन दैट नॉमिनेशन प्रोसेस. ये भी जो मोर देन वन वो भी दैट provision is also mentioned in the JNK Reorganization Act 2019. सेंटर का आर्ग्यूमेंट क्या है कि एलजी जो है वो तो डिस्टेंट अथॉरिटी बोल रहे हैं सेंटर, एंड एलजी द पावर टू नॉमिनेट इज आल्सो ए स्टैट्यूटरी फंक्शन. स्टैट्यूटरी फंक्शन यानी क्या होता है कि जो एक्ट और लॉ होता है उसको पावर डिरे करने वाले प्रोविजन को स्टैट्यूटरी फंक्शन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, लेट मी सिंप्लीफाई दिस, that there is a JNK Reorganization Act. In this article, in this act में हमने देखा था कि नॉमिनेशन का प्रोविजन मेंशन हुआ कब 2023 का अमेंडमेंट में. सो इट बिकम्स अ स्टैट्यूटरी बैकिंग, क्योंकि एक्ट बोल रहा था कि ये प्रोविजन है, दैट इज कॉल्ड द स्टैट्यूटरी बैकिंग बोलते हैं. तो ये दिस आर्टिकल हाउ वी कैन रिलेटेड टू द यूपीएससी मींस, लेट अस सी. We can see that there is a constitutional provision related to the nominated members in the assembly. यानी केवल जम्मू एंड कश्मीर भी नहीं, हमको एलजी को पुदुचेरी में भी है, दिल्ली भी है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो गवर्नर्स का नॉमिनेशन प्रोसेस होता है ना, उस गवर्नर्स का नॉमिनेशन प्रोसेस के लिए एक बार आप जो लक्ष्मीकांत यानी आप बेर एक्ट में भी पढ़ने के लिए ट्राई करिए. और ऑल्सो प्लीज ट्राई टू रिफर द जर्नी ऑफ द, I mean, the origin of the JNK Reorganization Act. Earlier, we used to have the Article 370. From that article, how it got abolished and what are the, just have a look in the provisions of this JNK Reorganization Act. And also the powers of the lieutenant governors in the UT, वो भी आप एक बार देखिए. मेंस में हम ये इस आर्टिकल को कैसे कोरिलेट कर सकते हैं कि issues related to the federalism and the center state relations and role and powers of the union territory administrator. इधर क्या है कि अब you have to understand that there is a important topic called the federalism and the center and state relations. यानी instead of center and state, you can also correlate it with center with UT relations. And that too we have in the GS2 syllabus that there is a topic called the separation of power between the elected governments in the LG. Clear? Then we can understand how we can correlate this article with our previous year question. ये जो आर्टिकल है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कैसे हम रिलेट कर सकते हैं, तो हम देखेंगे. 2020 में एक क्वेश्चन आया था, judicial legislation is antithetical to the doctrine of separation of power as envisaged in the Indian Constitution. Doctrine of separation power हमारे GS2 में डायरेक्टली एक कीवर्ड है. सो देखिए ये जो आर्टिकल है ना, मैंने आपको बोला कि this is going to be important for separation of power between the elected government and the LG. Same in the future we can expect a question similar to elected governments and the LG के बीच में जो separation of power है. In this context, justify the filing of the large number of public interest petition praying for issuing guidelines to the executive authorities.
See how wonder it is. Just now we have talked about the LG के नॉमिनेशन के प्रोसेस. उधर क्या हुआ कि इस आर्टिकल में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक पीएल डाला था. उस पीएल एफिडेविट में बोल रहा है कि गवर्नर का नॉमिने एलजी का नॉमिनेशन है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट से भी अलग है. दैट इज द विदाउट द एड एंड एडवाइस ने बोला था. सिमिलरली देखिए 2022 में डायरेक्टली उस समय का करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था. सो आने वाले एग्जाम्स में भी हम इसी सिमिलर पैटर्न में वी कैन एक्सपेक्ट ए क्वेश्चन ऑन रिलेटेड टू सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द टू ऑर्गन्स. नेक्स्ट इन द ईयर 1990. देखिए इन दिस सेशन generally if you look into the any YouTube session they try to refer only the 2013 to 2024 only mains related question. So what I'm doing is not catering to only to this 2013 to 2024 questions, but also I'm trying to explore more question between more previous year question previous to this 2013 also. 1999 में भी एक क्वेश्चन आया था कि examine the nature of the extent of the discretionary power and the special responsibility of governor in the Indian Constitution. इधर गवर्नर के इंस्टेड ऑफ गवर्नर इधर हमको एलजी के लिए क्वेश्चन आ सकता है. सो ट्राई टू रेफर इट. नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द इंडियन एशियन ऑफिशियल टू बिगिन फ्रेश राउंड ऑफ टॉक्स टू रिव्यू ट्रेड एग्रीमेंट टुडे. इंडिया और आसियन, आसियन मतलब क्या है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन एक टॉक्स शुरू किया था. किसके लिए? आसियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट के लिए. उस एग्रीमेंट को रिव्यू करने के लिए टॉक शुरू किया था. ये जो टॉक्स है इट हैज बिगन ऑन August 17 2025 एंड विल कंटिन्यू टिल August 19. सो आप पूछ सकते हैं सर ये आसियन टॉक अभी क्यों इंपॉर्टेंट है. लास्ट वीक हमने करंट अफेयर्स क्लासेस में देखा है कि यूएस ने टैरिफ इंपोज किया ऑन इंडिया में. फर्स्ट यूएस ने 25% टैरिफ इंपोज किया ऑन इंडियन गुड्स के लिए. एडिशनली यूएस आल्सो इंपोज 24% टैरिफ. टोटल 50% टैरिफ इज गोइंग टू इंपोज ऑन द इंडियन गुड्स. इसी कारण से भारत के जो एक्सपोर्ट्स होते हैं ना वो कम हो जाता है. तो एक्सपोर्ट्स विल डिक्रीज इंडियन गुड्स. सो जो इंडियन एमएसएमई से all the it is going to hit the Indian MSME and fisheries and textiles, like that some sectors of the industries. So in order to increase the export not only to the US, भारत क्या कर रहे हैं कि वो ट्रेड रिव्यूज कर रहे हैं. आसियान से कर रहे हैं और यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से भी ट्रेड रिव्यू कर रहे हैं. सो अभी हम let's look into the economic concerns. India's export to ASEAN are growing unfavorably for India. देखिए जो इंडिया का आसियन से एक्सपोर्ट है वो तो थोड़ा अनफेवरेबली रह रहे. इसका कारण मैं आपको सपोर्टिंग देने के लिए मैंने डेटा ने एक्सट्रैक्ट किया उस आर्टिकल से. 2017-2018 में इंडिया का एक्सपोर्ट आसियन से का वैल्यू है $34.2 बिलियन और इंडिया आसियन से इंपोर्ट का वैल्यू है $47.1 बिलियन. यानी इधर आप देख सकते हैं इस डेटा से क्या है कि इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है. इसी कारण से हम क्या बोलते हैं इकोनॉमी में टर्म ये क्या है कि इसको हम बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट. अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है हम ट्रेड सरप्लस बोलते हैं. इधर इंपोर्ट्स ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है. सो इधर ट्रेड डेफिसिट हो रहा है. दैट इज $12.9 बिलियन. 2024-2025 में डेटा, if you look into the data of 2024-2025, India export to ASEAN is around $39 billion and that too
इंडिया इंपोर्ट फ्रॉम आसियन इज $84.2 बिलियन। इधर भी आप देख सकते हैं इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। इसी कारण से क्या हो रहा है, इधर ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, और ट्रेड डेफिसिट का वैल्यू $45.9 बिलियन। अगर आप 2017 2018 का डेटा और 2020 24 2025 डेटा एनालिसिस करने के बाद वी कैन कम टू ए कंक्लूजन दैट इंडिया और एशियन के बीच में जो ट्रेड है वो तो डेफिशिट है। कल आपको प्रिलिम्स में भी यानी और एक प्रिलिम्स में एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैसा इंडिया और आसियन के बीच के ट्रेड कैसा चल रहा है। तो आप लाइक दे कैन आस्क यू दैट इज इट ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिशिट, देन यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज ए ट्रेड डेफिशिट। तो इस आर्टिकल हम यूपीएससी कैसा रिलेट कर सकते हैं कि हमारे जीएस टू पेपर में इंटरनेशनल रिलेशन से और इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जीएस 3 में भी एक क्वेश्चन आ सकता है। जीएस 2 में हमको रीजनल ग्रुपिंग नाम बोल के एक सिलेबस मेंशन है, उसमें हमको आसियन रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के में भी हम इस कॉन्सेप्ट को लिंक कर सकते हैं। सो लेट मी एनालाइज द प्रीवियस मेंस क्वेश्चन पेपर। 1980 में एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट व्हाई वाज आसियन फॉर्म्ड, हु आर इट्स मेंबर्स, व्हाट हैज आसियन अचीव्ड सो फार, व्हाट स्टैंड हैज इट टेकन इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम्स इन अफगानिस्तान एंड कम्पुचर। देखिए ये लाइन थोड़ा छोड़िए, क्योंकि उस 1980 में ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था, बट द कोर क्वेश्चन क्या है कि आसियन कैसा फॉर्म हुआ, और आसियन का मेंबर्स जो कौन है, और आसियन क्या अचीव किया, और व्हाट इज आसियन प्लस एंड व्हाट इज इट्स नेचर एंड ड्यूटी 1998 का क्वेश्चन है। सो in the coming days we can also expect in the prelims yani sorry in the mains examination related to the ASEAN. So जब भी आप आसियन के लिए आप whenever you study it, just try to remember this point that India is going to have a trade like recently it had a new round of talks, that is the Asian Indian trade in goods and agreement. So my prediction is that ये एशियन इंडियन ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट इंडिया को कैसा बेनिफिट होगा, और आसियन कंट्रीज को भी कैसा बेनिफिट होगा, और आसियन की इंडिया के बीच में रिलेशन अभी कैसा है, वो भी आप एक क्वेश्चन आ सकते हैं। Similarly, in the prelims 2018, there was a question that which about the among other free trade partners of the ASEAN? The answer is the Australia, China, India, जापान। देखिए मेंस में 1980 में भी पूछा था कि आसियन का मेंबर्स कौन है, प्रिलिम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा कि फ्री ट्रेड पार्टनर्स कौन है आसियन का। सो आसियन को आप उतना डेप्थ लेवल में पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है कि शुक्लास इन आईएसएस नाम मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ट्रिप विल हेल्प गगनयान मिशन, सेज द इसरो चीफ। इसरो चीफ क्या बोल रहे हैं कि शुक्ला जी का जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का ट्रिप है, उसके ट्रिप वो हमको गगनयान मिशन के हेल्प करेगा। कैप्टन शुक्ला ने was a part of the Axiom 4 mission to the International Space Station. उन्होंने 18 दिन 18 days he spent on the ISS and returned safely. इसरो चीफ क्या चेयरमैन ने क्या बोला है कि शुक्ला जी का जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक्सपीरियंस है दैट विल बेनिफिट द गगनयान मिशन। आपको एक डाउट आ सकता है कि सर ये गगनयान मिशन क्या है। सर गगनयान मिशन है कि इट्स ए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, इंडिया इज गोइंग टू डू इट। सो इंडिया इंसिस्टेंस इज ऑन दी क्रू सेफ्टी के लिए हाईलाइट कर रहे हैं, और ये गगनयान मिशन रिसेंटली तो थोड़ा डिले हुआ क्योंकि एक लीकेज इशू हुआ उस फाल्कॉन 9 रॉकेट में। सो इस आर्टिकल हम यूपीएससी कैसे रिलेट कर सकते हैं, प्लेन्स पर्सपेक्टिव में हमको गगनयान मिशन के लिए एक क्वेश्चन आ सकते हैं,
और अगले हफ्ते हमने देखा कि निसर्ग जो नासा और इसरो का एक सैटेलाइट लॉन्च हुआ। सो उस कॉन्टेक्स्ट में भी एक क्वेश्चन आ सकते हैं। और एग्जाम स्पेस मिशन क्या है, एग्जाम 4 क्या है, उसका मेन एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको भी वो देखना चाहेगा, पड़ेगा, पढ़ना चाहिए। और आईएसएस क्या है, और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन क्या है। यानी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, निसर्ग जो स्पेस मिशन है वो नासा और इसरो के कोलैबोरेशन से हुआ। सो फ्यूचर में लाइक पास्ट वॉट एवर वी हैव द collaboration with any country, please may have a note of it. Now coming to the mains, मेंस GS3 में हमको डायरेक्ट टॉपिक है कि स्पेस के लिए। सो सिग्निफिकेंस ऑफ द इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन द इंडियन स्पेस एम्बिशंस, मैंने आपको बोला। और इंपॉर्टेंस ऑफ ए स्पेस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, यानी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन का इंपॉर्टेंस क्या है और एडवांटेजेस क्या है। And the role of this is very important because I'm going to expect one question in the upcoming mains or the 2026 mains, that role of private players in the shaping public sector mission. If you look into the recent satellite launch, private sector से collaborate करके space में satellites launch हो रहा है. So you can please have a look in it and try to know that what are the private sectors are involved and how it can be beneficial to the ISRO. 2019 में इंडायरेक्टली एक क्वेश्चन आया था स्पेस स्टेशन के लिए। व्हाट इज द इंडियन प्लान्स टू हैव द ओन स्पेस स्टेशन एंड हाउ विल इट बेनिफिट आवर स्पेस प्रोग्राम। देखिए, अभी हाँ मैंने आपको बोला कि ये जो गगनयान मिशन है, हम क्या किया कि एग्जाम और गगनयान से रिलेट करके और पीवाईक्यू से भी रिलेट कर रहे हैं। क्योंकि 2019 में एक क्वेश्चन आया कि स्पेस स्टेशन इंडिया होने से, उनका ओन स्पेस स्टेशन इंडिया होने से इंडिया को कैसा बेनिफिट होगा। सिमिलरली हम इसी तरह के हमारे अपकमिंग मेंस में भी और एग्जामिनेशन में भी वी कैन एक्सपेक्ट ए क्वेश्चन दैट अगर इंडिया इफ इट हैज इज ओन स्पेस स्टेशन हाउ इट विल इट benefit and what are the is it necessary to have any international collaboration or not, and how human flight experiment is going to benefit India। 2025 में भी एक प्रीलिम्स क्वेश्चन आया कि how many of the space mission given above encourage or support the microgravity research। एग्जाम 4 स्पेस डीएक्स और गगनयान। देखिए, इधर गगनयान के मिशन में भी नहीं, गगनयान के मिशन के इंटरनल का जो उद्देश्य का एम है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मेनी पीपल डू दैट, दे जस्ट स्टडी द ओनली व्हाट इज गगनयान मिशन, यानी वो तो ह्यूमन स्पेस है, उनका क्रू मेंबर्स क्या है वो तो ओके, बट आपको उस मिशन का उद्देश्य क्या है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, इधर माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च के बेस में एक क्वेश्चन पूछा था, ये थोड़ा अकॉर्डिंग टू अनकन्वेंशनल आंसर की, सर अनऑफिशियल आंसर की ऑल दी थ्री बोल रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज अबाउट द Lok Sabha Speaker sets in motion the process to remove the High Court judge। लोकसभा स्पीकर ने एक मोशन पास किया, सेट किया कि रिगार्डिंग टू द रिमूवल ऑफ द जस्टिस यशवंत वर्मा ऑफ द अलाहाबाद हाई कोर्ट। यानी जस्टिस यशवंत वर्मा को क्यों रिमूव करना है, बिकॉज उनके ऑफिशियल रेसिडेंसी में रिकवरी ऑफ बर्न करेंसी नोट्स मिला। इसी कारण से क्या हुआ कि उधर करप्शन हुआ, करप्शन होने से रिमूव करने के लिए वो स्पीकर ने मोशन को सेट किया। ये मोशन को 146 मेंबर्स ने साइन किया और स्पीकर ने भी 3 मेंबर इंक्वायरी कमिटी भी कॉन्स्टिट्यूट किया वो चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इसी आर्टिकल को हम यूपीएससी में हमको डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124, 217, 218 से भी रिलेट कर सकते हैं। आर्टिकल 124 क्या बोलते हैं कि वो अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस के बारे में भी बोलते हैं, और आर्टिकल 217 हाई कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट और कंडीशन ऑफ सर्विस के में बात करते हैं, और 218 इज आल्सो एक्सटेंड टू द प्रोविजन ऑफ द हाई कोर्ट जजेस।
आप एक काम करिए, आपके पास लक्ष्मीकांत है तो एक बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस के पावर्स या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन एक बार देखें. इफ नॉट, प्लीज ट्राई टू refer the Bail Act. I generally refer students to refer the Bail Act. You can get it. My recommendation is that I refer Bail Act by PM Bakshi. If not, you can get it in on Google also, one PDF. Speaker is also mentioned that Lok Sabha Speaker is also mentioned that the process followed the Section 3(2) of the Judges Inquiry Act of 1968, which mentions about the इस जजेस इंक्वायरी एक्ट ने एक प्रोविजन था सेक्शन 3(2) में, एक मेंबर पैनल को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए. तो एक बार जजेस इंक्वायरी एक्ट के लिए एक बार एक आप रिफर करिए, और जजेस का जो केसेस है रिलेटेड टू फर्स्ट जज केस और सेकंड जज केस, वो भी आप एक बार रिफर कर दीजिए. तो इस आर्टिकल हम यूपीएससी में कैसे रीड कर सकते हैं कि मैंने बोला कि आर्टिकल जो है, आर्टिकल 124, 217, 218 और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के भी एक बार देखिए. और व्हाट आर द प्रोसीजर रिलेटेड टू द रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस, और पास्ट में भी, इन द पास्ट वेदर एनी हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट रिमूव, एक बार देखिए. और स्पीकर और पार्लियामेंट जो जो उनका रोल है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी में भी हम इस कॉन्सेप्ट को रिलेट कर सकते हैं. मेंस पर्सपेक्टिव में जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी, ये जीएस2 में और एथिक्स में भी हम रिलेट कर सकते हैं. और जीएस2 में बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, ये भी इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से हम रिलेट कर सकते हैं. एंड थर्ड थिंग इज दैट ethical issues in the public life, that is the foundation of the trust in the judiciary. एथिक्स में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं. 2009 में एक क्वेश्चन आया था कि एग्जामिन करप्शन एज ए सीरियस डेवलपमेंट चैलेंज इन द इंडियन पॉलिटी. फ्यूचर में भी हम एक क्वेश्चन एक्सेप्ट कर सकते हैं कि इंडियन पॉलिटी के इंस्टेड ऑफ इंडियन पॉलिटी वी कैन एक्सपेक्ट a question that examine corruption as a serious development challenge in the Indian judiciary. प्रिलिम्स में भी 2018 में क्वेश्चन आया था रिलेटेड टू दी सुप्रीम कोर्ट जज के अपॉइंटमेंट के लिए. सो इन द फ्यूचर वी कैन आल्सो एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द रिमूवल ऑफ द एंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट द रिमूवल प्रोसीजर ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट. Recently, our Prime Minister Narendra Modi has given a speech in the Red Fort on the eve of the 79th Independence celebration. उस स्पीच में उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी और सेल्फ रिलायंस में नहीं, और he also laid stress on the communally colored demographic threat to the country. This is very important statement. आप इस कम्युनली कलर्ड डेमोग्राफिक थ्रेट टू द कंट्री, एक इंटरनल सिक्योरिटी में ये टॉपिक आता है. सो आप जो मैं टॉपिक बोल रहे हो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्राई टू डू ए शॉर्ट नोट मेकिंग ऑफ इट whenever you study about any demographic related concept in your standard books or reference books. So then you try to correlate this our honorable prime minister statement with the syllabus. He also announced some policy and development announcement. That is, there will be one high-powered demographic mission meant to address the demographic changes hinted at the religious line of the population growth. और दूसरे मिशन सुदर्शन चक्र, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. It is an indigenous defense system to be developed by 2035, described as a powerful weapon system. हमने रिसेंटली एक कॉन्फ्लिक्ट देखा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, पहलगाम इशू के बेस में. उसमें हमने देखा है कि इंडिया ने पाकिस्तान का जो वेपन्स ने उन्होंने काउंटर किया. सो उस समय में न्यूज आर्टिकल में S-400 रशिया का जो मिसाइल सिस्टम है, इट हैज हेल्प्ड ए वेरी लॉट फॉर अस एंड इट आल्सो ट्राई टू सेव आवर कंट्री विद द पाकिस्तान मिसाइल. सो अभी जो इंडिया के इक्विपमेंट्स है, वारफेयर इक्विपमेंट्स, मोस्ट ऑफ देम आर इंपोर्टेड का इक्विपमेंट्स है. यानी
यूएस, रशिया, फ्रांस से इंपोर्ट करके हम यूज कर रहे हैं। बट रिसेंटली इंडिया गवर्नमेंट क्या प्लान कर रहे हैं कि इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम के लिए प्लान कर रहे हैं, यानी जो इंडिया में बना हुआ, हमें भारत देश में बना हुआ हमारे ओन टेक्नोलॉजी और नॉलेज से जो डिफेंस सिस्टम बना हुआ उनको डेवलप करने के लिए ये मिशन सुदर्शन चक्र ने चक्र को इंट्रोड्यूस किया। एग्जाम्पल वी हैव ए ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। ब्रह्मोस में क्या है कि इंडिया और रशिया के बीच में कोलैबोरेशन से ये मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने यूएस टैरिफ के बाद में ही आल्सो टॉक्ड अबाउट इट, दैट अबाउट द 50% tariff. So in order to counter, I mean, for looking for an alternative, the government also came up with the GST reforms that is proposed, is going to implement on the Diwali 2025, which is aimed to टैक्स बर्डन को रिड्यूस करने के लिए, और हमारे जो बिजनेस ये टैरिफ से इफेक्ट हुआ बिजनेसेस को एक अल्टरनेटिव वे फॉरवर्ड प्रोवाइड करने के लिए जीएसटी रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया था। देखिए हमने जीएसटी रिफॉर्म्स और आसियान का इनिशिएटिव देखा था। ये दोनों का उद्देश्य यही है कि ये जो यूएस ने इम्पोज किया टैरिफ को, उस टैरिफ को काउंटर अल्टरनेटिव वे फॉरवर्ड प्रोवाइड करने के लिए ये इनिशिएटिव लेकर आया 2014 में। इसी कॉन्टेक्स्ट इस आर्टिकल को हम पीवीक्यू से लिंक करेंगे। 2014 में एक क्वेश्चन आया था दैट हाउ इलीगल ट्रांसबॉर्डर माइग्रेशन डज ए थ्रेट टू द इंडिया सिक्योरिटी, डिस्कस द स्ट्रेटजी टू कर्ब दिस एंड ब्रिंग आउट द फैक्टर्स व्हिच गिव इम्पीटस टू सच माइग्रेशन। देखिए यही करने आपको, आप यू पीएम मोदी जी का स्पीच नहीं देखना है, यानी आप देख सकते हैं बट उसी देखकर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाले एग्जाम को। देखिए उन्होंने बोला कि एक डेमोग्राफिक थ्रेट टू इंडिया है। जब भी उन्होंने स्टेटमेंट आपको मिला हिंदू में, तो मैंने क्या किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी है हमारे यूपीएससी में, उसको मैं कनेक्ट करने के लिए ट्राई किया था। सो यानी इन द फ्यूचर कमिंग डेज आने वाले एग्जामिनेशन को हम यही इस बेस्ड को डेमोग्राफिक थ्रेट के लिए वी कैन, यही इस कॉन्टेक्स्ट में हमको एक क्वेश्चन आ सकता है। ये तो आखिरी आर्टिकल है कि जेएंड के जम्मू एंड कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट हुआ, इनके 40 मेंबर्स वर किल्ड एंड सॉरी मर चुके, 40 क्लाउड बर्स्ट किल्स 40 एंड ओवर 100 वर मिसिंग। क्लाउड बर्स्ट लास्ट वीक में भी उत्तरकाशी में भी क्लाउड बर्स्ट आया, और क्लाउड बर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर यूपीएससी एग्जाम, क्योंकि लास्ट वीक में भी आया उत्तरकाशी में, और इन दिस वीक आल्सो वी हैड अ क्लाउड बर्स्ट इन द जम्मू एंड कश्मीर। देखिए मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। 2022 में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया, explain the mechanism and the occurrence of the cloudburst in the context of the Indian subcontinent. Discuss with two recent examples. क्लाउडबर्स्ट के मैकेनिज्म और अकरेंस क्या है इंडियन सब कॉन्टेक्स्ट में, जो इंडियन में होने वाले क्लाउड बर्स्ट के कॉन्टेक्स्ट में आपको लिखना है, और डिस्कस इट विद टू रिसेंट एग्जांपल। देखिए उत्तरकाशी में क्या हुआ और ये जम्मू एंड कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट के कारण क्या हुआ, आप भी आप मेंशन कर सकते हैं। सो इन द अपकमिंग मेंस एग्जाम यू कैन एक्सपेक्ट ए क्वेश्चन सिमिलरली। ये तो देखिए लास्ट वीक में उत्तरकाशी में हुआ और दिस वीक इन द जम्मू एंड कश्मीर, सो गारंटी दैट देयर विल बी अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द क्लाउड बर्स्ट इन द अपकमिंग एग्जाम। क्लाउड बर्स्ट यानी मतलब क्या है, इट इज अ सडन और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल over localized area in a short period of a time. It is often leading to the flash flood. फ्लैश फ्लड यानी क्लाउड बर्स्ट की मीनिंग है, अगर इफ द रेनफॉल्स 100 mm पर आवर के ज्यादा हुआ हो एक रीजन में, देन वी कॉल इट एज ए क्लाउड बर्स्ट।
टिपिकली वो माउंटेनियस पर्वत प्रांत में होते हैं. Like in the last week, we have seen that the Uttarkashi is also a hilly region. In that, there is also a landslide took place. So, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में भी एक माउंटेनियस रीजन था. It is caused by the vertical development of the cumulonimbus cloud and is also associated with the thunderstorms. ये जो क्लाउड बर्स्ट है, ये हमको प्रिडिक्ट करने के में बहुत डिफिकल्ट होता है. ये तो सडनली आता है, यही ड्रॉबैक है. और हम देखेंगे कि क्लाउड बर्स्ट के कॉजेस क्या है. फर्स्ट वन इज द ओरोग्राफिक लिफ्ट. जब भी मॉइस्ट एयर माउंटेन पर्वत में, ये देखिए ये माउंटेन है आपको, जब भी whenever there is a moist air going to climb up of the mountain, then it cools down. जो भी वो मॉइस्ट एयर है वो कूल होगा और कंडेंस होकर, और क्या होगा कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्लाउड का वो लूज होता है, देन इट विल टर्न इनटू द रेनफॉल. ये तो रेनफॉल का मैकेनिज्म है. ये ओरोग्राफिक लिफ्ट मतलब क्या है कि whenever एक पर्वत एक ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं ना, this mountain is creating an obstruction. So what happened is that due to this obstruction, the moisture lifts up. Being the moisture usually is going to be very less dense. That is the reason why it has a tendency to go up. So there, the condensation, it cools down and condensation happen. The cloud formation takes place and rainfall occurs. And second factor is that उधर high humidity और temperature होना चाहिए, और blocked air currents which prevent the cloud from moving, causing prolonged rainfall over one area. ब्लॉक्ड एयर करंट से क्या है होता है कि वो जो एरिया होता है ना, वो एरिया पर्टिकुलर एरिया में वो क्लाउड उधर ही रहकर उधर इंटेंस रेनफॉल होता है. इसी कारण से क्लाउड बर्स्ट होता है. सो दिस आर्टिकल वी कैन रिलेट इट विद हमारे ज्योग्राफी, GS1 यूपीएससी मेंस में ज्योग्राफी में नेशनल डिजास्टर टॉपिक है, और GS3 में डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हम ये क्लाउड बर्स्ट में हम रिलेट कर सकते हैं. और मैंने बोला कि GS1 में 2022 में आया था क्लाउड बर्स्ट. सो आने वाले फिल्म्स यानी मेंस में भी क्लाउड बर्स्ट आने वाला है. सो दिस इज द सेशन. आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन. अगर आपको कोई भी डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट, you can please mention in the comment section. Please like the, if you like the video, please hit the like button. Try to subscribe also, and try to share this channel or I mean this video to your friends and family. Thank you.